नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पत्थर बम कभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कभी लोगों को जा रहे हैं, तरह-तरह के पत्थर निकल रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ निकल रहे हैं, सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं और अब अपनी ही सरकार में तीसरी बार विधायक बने वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक हैं कांग्रेस के। उन्होंने एक पत्र लिखा है, ओपन पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और उन्होंने कुछ वायदे याद दिला दिए उनको। कहीं न कहीं उन्होंने वो 7 वायदे 7 बिंदु इंगित किए हैं कि वायदे याद दिलाए दें कि इन पे काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपदा में सरकार व्यस्त है, लेकिन अब विधानसभा का मानसून सत्र भी आ रहा है, उससे पहले अचानक राजेंद्र राणा ने क्यों अपनी ही सरकार पे एक तरह से ये हमला बोल दिया? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अमन सेठी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चांदना जी हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले अमन सेठी जी से जानना चाहूंगा, सेठी जी, एक पत्रों का सिलसिला बड़ा चल पड़ा क्योंकि अभी इस सरकार की शुरुआत है। 9वें महीने में शायद हमने प्रवेश किया है सरकार ने, लेकिन पत्थर बम कभी अधिकारियों के खिलाफ 2-3 पत्थर आ गए। अब इन्होंने राजेंद्र राणा जी ने एक पत्र लिख दिया, उससे पहले भी सोशल मीडिया पे इन्होंने कुछ वायरल किया। ये कहीं न कहीं स्थितियाँ कैसी बनती जा रही हैं जिससे लग रहा है कि विधायक अपनी सरकार से खफ़ा चल रहे हैं। जी अमन जी, ये क्या परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं? देखिए, मैंने भी वो पत्र पढ़ा है। ऐसा उसमें कुछ नहीं दर्शाया कि विधायक अपनी सरकार से खफा चल रहे हैं। उन्होंने, अगर आप उसकी शुरुआती लाइन देखें, तो उन्होंने लिखा है कि आपदा में सरकार हमारी जो बहुत अच्छा जी। कार्य कर रही है और जनता का जो दुख दर्द है, जो भी है। दूसरी बात यही कहना चाहूंगा, तो उन्होंने जो 7 बिंदु दर्शाए हैं, वो ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी विचारधारा की पार्टी है और उसमें सबको अपना बोलने का एक अधिकार है। उन्होंने अपने मुखिया को पत्र लिखा है और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई ये बहुत बड़ा वो है। उन्होंने अपने इमीडिएट जो विधायक है वो हमारे पार्टी के, और इमीडिएट बॉस उनके मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपने बॉस को ही, अपने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। और जो भाजपा के समय में जो पेपर लीक मामला हो या फर्जी डिग्रियों का मामला है, वो दर्शाया है कि अब इस पे कार्य करने का समय आ गया। क्योंकि सरकार बने अभी 9 महीने हुए हैं। 9 महीने सरकार में अभी ये आपदा के भी जो समय गया है, जो हिमाचल में हुआ है, आप सब ने भी सहयोग किया है, आपका भी साथ रहा है, पत्रकार भाइयों का भी रहा है। सबने देखा भी है कि किस घड़ी में हम हिमाचल के सभी वासी निकले हैं। और यही है कि अब विधानसभा का सत्र है, आ गया है, तो उन्होंने अगर ये चीज लिखी है अपने मुखिया को, तो कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी जो अधिकारियों के खिलाफ जो पत्र बम निकले हैं, उसके खिलाफ तो ऑलरेडी आपके सामने ही है कि पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हो गई है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। और उसमें कहीं ना कहीं भी किसी नेता का भाजपा के नेताओं का हाथ है, वो सामने आ रहा है। वो अभी जी। सबके सामने वो पूरी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी और बहुत जल्द सच भी उसका सामने आ जाएगा। जी, अमन जी, लेकिन इसमें पता क्या है, ये पत्र उन्होंने लिखा है और लेकिन अपने सोशल मीडिया की वॉल पे भी इसको उन्होंने वायरल खुद ही किया है। कहीं न कहीं वायरल खुद क्यों किया उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि मैं इन मुद्दों के साथ जनभावनाएँ जुड़ी हैं और हमने विपक्ष में रहते हुए, चाहे वो पुलिस भर्ती स्कैम था बीजेपी के समय में, उस पे हमने तत्कालीन जो पुलिस के मुखिया थे उनके खिलाफ हल्ला बोला, सरकार के खिलाफ बोला, लेकिन आज वही पुलिस के मुखिया पुलिस फोर्स को हेड कर रहे हैं। उनकी कहीं न कहीं पीड़ा है। आउटसोर्स के वायदे हैं, कर्मचारी चयन योग भंग हुए 9 माह हो गए हैं, वो बहाल नहीं हो पा रहा, लोगों की भर्तियाँ रुकी पड़ी हैं पूरी तरह से। उन्होंने एक बेरोजगारों के साथ खड़ा होने की कोशिश भी की है। जाहिर है ये बात वो जबकि पार्टी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री के जिले से ताल्लुक रखते हैं, बैठकर भी चर्चा कर सकते थे। उनको क्यों पब्लिक डोमेन में आना पड़ा? सवाल ये और उठ रहा है और बीजेपी हल्ला बोल रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस में। जी। नहीं, अब देखिए, भाजपा का तो हमेशा से ही रहा है कि दूसरे के घरों में झांकने का। अब वो हल्ला बोल रही है कि कांग्रेस में सही नहीं चल रहा, पहले तो भाजपा में बताए कि वहां क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। पहले अपना घर देखे, तभी दूसरे के घर में झांके। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने पत्र लिखा है अपने, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने मुखिया को लिखा है, अपने वो बॉस है उनके।
और रही बात जो उन्होंने युवाओं के साथ खड़े होने की, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे पहले ही कह रहे हैं कि हम एक उनके लिए जो भी है ठोस नीति लाएंगे ताकि उनका लिए कोई ठोस नीति आ सके। दूसरा, कर्मचारी आयोग जो भंग हुआ वो पूरा प्रदेश ने देखा और देश ने भी देखा है कि इतना बड़ा पुलिस भर्ती घोटाला है, ये सब कुछ हुआ है वहां पर, तो उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो वो अब कहीं ना कहीं अब उन्होंने अब सरकार ने अब ये भी आदेश करे हैं कि अब जो या तो उसको बहाल किया जाए या नया कुछ उसकी ठोस जो हमारे एक भर्ती आयोग जो है जो बने, ताकि ये सब पारदर्शिता हो। सब कुछ जो पिछली सरकार में हुआ वो सब पूरे देश और प्रदेश ने देखा है, और जिसका नाम हमारे प्रदेश का भी खराब हुआ, इतना बड़ा पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। और जी रही बात सोशल मीडिया पे लीक हुआ क्या हुआ, ये देखिए, अब मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो हमारी है एक बड़ी विचारधारा की पार्टी है और सबको हक है अपनी बात रखने का जो रखते हैं। और मीडिया में लीक हुआ या लीक किया या मीडिया में डाला, वो अब हमारे विधायक जी उसमें ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। बट ये है कि अगर अपने मुखिया को पत्र लिखा है तो उन्होंने कोई उसमें सरकार के खिलाफ या सरकार से नाराजगी की ऐसी कोई बातें नहीं है उस पत्र में। उन्होंने यही दिया है कि जो बातें मुख्य बिंदु है अब उन पे अब काम करने का समय है, अब जो विधानसभा सत्र आ गया है तो, जी और यही सब चीजें हैं जी। जी विनोद जी, पत्र लिखा जाता है आपने पढ़ा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं भावना ये है कि यार हम 5 साल रहते हुए कोसते आए इन मुद्दों पे, लेकिन आज इन मुद्दों पे पार्टी चुप हो गई है सत्ता में आने के बाद। वो दर्द वही है। वहीं उन्होंने ये भी चीज लिखी है कि ये जन भावना से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार के साथ जुड़े मुद्दे हैं, और अगर आप इन मुद्दों पे काम करते हैं पार्टी भी मजबूत होगी, आपका नेतृत्व भी मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का भी दिक्कतें चल रही हैं? ये बार बार इस तरह का उनको पब्लिक डोमेन में क्यों आना पड़ रहा है? दूसरी बार आ गए हैं लगातार राजेंद्र राणा जी। जी पथरिया जी, मैं 2-3 विषय हैं जिनकी ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। जी सबसे पहले तो ये है कि एक विधायक को पत्र लिख करके सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है। इसे साफ नजर आ रहा है कि संवाद की कमी है। दूसरा, जी ये जो पत्र है ये डिलीवर 9 महीने के बाद हुआ है। कंसीव तो ये सारे विषय उसी वक्त हो गए थे जब सरकार बनी थी, क्योंकि बहुत से जी लोगों को, हमें तो लगता है हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जी परंतु अब कांग्रेस पार्टी के एमएलए को भी ये लग रहा है कि जो गारंटियां हमने दी, जो वायदे हमने दिए, जिन वायदों के ऊपर सरकार बनी, आज उनमें से किसी के ऊपर भी काम नहीं हो रहा है। आपदा का बहाना लेकर के हम विकास को नहीं रोक सकते। आपदा, इससे बड़ी कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ, उससे बड़ी आपदा 100 वर्षों में इस देश में नहीं आई। हमारी सरकार उस समय काम कर रही थी, बहुत अच्छे से उसको संभाला गया, फिर भी विकास के काम को रोका नहीं गया। अब ये भर्तियों की बातों को लेकर के स्वर्ण सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मैंने पहले भी ये बात रखी थी जी कि आज के मुख्यमंत्री महोदय ने उसको, जो हमारा कमीशन है स्वर्ण सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उस ऑफिस को जी ही बंद कर दिया, जबकि इनका वायदा ये था कि हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। और हद तो तब हो गई कि कांग्रेस पार्टी के सेंटर से एक पोस्टर निकला है और पोस्टर में लिखा ये गया है कि 30,000 सरकारी नौकरियां हिमाचल में दे दी गई। मुझे लगता है जी जब ये सरकार बननी थी तब भी झूठ के सिर पे बनी, और आज भी इस झूठ को केंद्र स्तर पर परोसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं ये जी भी कहना चाहता हूं कि वहां पे 10 गारंटियों पे जो सरकार बनी, आज हम फिर उन्हीं बातों को लेकर के बैठे हैं। उन्हीं बातों को अब राजेंद्र राणा जी ने, जो विधायक हैं, उन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ही क्यों आ रहा है। इससे जी पहले भी उन्होंने 5 गांव लेने की बात की तो सुधीर शर्मा जी ने कहा कि भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वो समय की जी बात को लेकर के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। और जिस प्रकार से ये सरकार बनी, जिन गारंटियों को लेकर के बनी, महिलाएं आज खड़ी हैं, 1500 रुपया मांग रही हैं। 1500 रुपये का वायदा आपने किया था। नौजवान को आपने कहा था कि हम आपका स्वावलंबन के लिए आपको 680 करोड़ का बजट का प्रावधान कराएंगे। वो स्वावलंबन के 680 करोड़ तो छोड़िए, वो उस स्कीम में जो जिन लोगों की वो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। गोबर लेकर के किसान खड़ा है, 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, 10 लीटर दूध खरीदना था हर जगह से,
300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, 9 महीने हो गए जनाब। 9 महीने के अंदर हमें ये बताया जाए कि जो आपने गारंटियां दी उनके ऊपर काम कब होगा और वो काम शुरू कब होगा। आज नौजवान अपने आप जी को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, इवन कर्मचारी भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो जिस बिना पे, जिस वजह से ये पार्टी सरकार सत्ता में आई थी, उन सब में किसी के ऊपर भी काम नहीं किया। जी, लेकिन कांग्रेस ने 10 गारंटियों में एक गारंटी तो सबसे पहले कर दी, ओपीएस की कर दी। और राजेंद्र राणा जी का जो दर्द छलका है इस पत्र में, वो युवाओं को लेके, बेरोजगारों को लेके उन्होंने प्रमुखता दी है। उन्होंने प्रमुखता से कहा है कि आउटसोर्स वालों का कुछ किया जाए, क्योंकि हमने विपक्ष को घेरा। ये मुद्दे हैं, करुणा मूलक आधार पे बच्चे मांग कर रहे हैं नौकरियों की, हड़ताल पे बैठे रहे भाजपा के समय में, लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस भर्ती घोटाला भी रोजगार से जुड़ा है, फर्जी डिग्री घोटाला भी कहीं ना कहीं युवाओं के भी भविष्य से जुड़ा है। कोविड वॉरियर जिनको निकाल दिया गया है, बार बार एक्सटेंशन दी जाती है, तो उनका मुद्दा मुझे लगता है कि विनोद जी, जैसे जीएस वाली पैरवी करते थे, बेरोजगारों की पैरवी करते थे, बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे वीरभद्र सिंह की सरकार के वक्त, विपक्ष के वक्त, और ऐसी बातें अब राजेंद्र राणा ने भी शुरू कर दी हैं। कहीं ना कहीं उनका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि तो पार्टी पे क्या पड़ेगा? जी, जिस प्रकार से आज विधायक भी बात कर रहे हैं, इनके बड़े वरिष्ठ विधायक हैं सुधीर शर्मा जी, राजेंद्र राणा जी, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं इनके पार्टी के, सुधीर जी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, और उन्होंने भी ये मांग उठाई। पहले उन्होंने मांग उठाई कि जी आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, क्योंकि मानसून सत्र नहीं हुआ। मानसून सत्र अब विधानसभा के बाद हो रहा है। आपके यहाँ सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनी है, और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको याद करवा रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के आपने सरकार बनाई, उन मुद्दों पे काम करिए। 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए हैं सरकार ने। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट नर्सिंग स्टाफ था जिसने कोविड काल में इतनी सेवा की, उन सबको निकाल दिया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ क्लोजिंग की तरफ क्यों बढ़ रहा है, हर चीज को बंद करने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। हमें तो लगता है ठीक है, हमें आपकी जो आपकी सरकार चल रही है, हमारी विपक्ष की भूमिका है, हम विपक्षी भूमिका को बखूबी निभाएंगे। हम तो हर बात को रखेंगे। हम तो जिन बातों को लेकर के आपने सरकार बनाई है उनको बार बार आपको दोहराएंगे और बार बार कहेंगे। जिन बातों को लेकर के आपने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, जबकि आपका वायदा तो 1 लाख लोगों को रोजगार देने का था, वो वायदा कहाँ गया आपका? मुझे ये लगता है कि किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ, केवल युवा ही नहीं, सब लोग आज परेशान है इस सरकार से कि जो वायदे इनके साथ किए गए थे, उन वायदों के ऊपर सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और मैं पिछले डिबेट में था आपके साथ, भाई प्रेम कौशल जी तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे, और उन्होंने आपके चैनल पे कहा था कि बहुत जल्दी रिजल्ट निकलने वाले हैं जो भर्तियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, कमीशन जो है, उसका ऑफिस फिर से शुरू हो रहा है, परंतु उसको हुए भी मेरे ख्याल 2 महीने हो गए। किसी भी बात पर केवल यहाँ बोल करके कि हम ये करने जा रहे हैं, पर वो उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं हो रहा है। तो इन एक्शन वाली ये सरकार बन गई है, और इस कारण से इनके एमएलए भी परेशान है। वो भी आज इनको बोल रहे हैं, ललकार रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, गाहे बगाहे तो बोल ही रहे हैं। एक तो सामने आ गए, बाकी तो मुझे जो लगता है कि जो अनरेस्ट है among the MLAs of this Congress party, this is at the highest level at this time। और मुझे लगता है कि वो कब ये लावा फूटेगा ये पता नहीं, परंतु जिस प्रकार से ये सब बातें हो रही हैं, हम लोग तो मांग करेंगे ही, पर अगर इनके एमएलए भी मांग कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर चांदना जी, सवाल ये है कि जिन मुद्दों पे 5 साल विपक्ष के तौर पे कांग्रेस घेरती रही सत्तारूढ़ भाजपा को, उन मुद्दों पे एकदम से सत्ता में आते ही कांग्रेस मौन धारण कर गई, और एक विधायक राजेंद्र राणा को एक ओपन पत्र, खुला पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल करना पड़ गया, और बेरोजगारों के साथ खड़ा होने की उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश कर दी। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के वायदे थे वो नहीं पूरे किए जा रहे हैं, आगे नहीं पूरे होंगे, या कि विधायक परेशान है, कहीं ना कहीं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, जैसे कि विनोद जी ने कहा संवाद की कमी मुख्यमंत्री के साथ या मंत्रियों के साथ चल रही है विधायकों की? जी चांदना जी। नमस्कार सभी साथियों को। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा
कि इस समय हिमाचल 5वें नंबर पर बेरोजगारी में आता है पूरे इंडिया में। 5वें या 6ठे नंबर पे इस टाइम बेरोजगारी, करीब हमारे यहाँ बेरोजगारी 14% की दर इस टाइम पार कर चुकी है। और पिछला ये जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस पूरे 5 साल शोर मचाती रही कि बेरोजगारी के लिए कुछ कीजिए। और इनकी ये जो गारंटी है कांग्रेस की, मैं गारंटी आज साथ लाया हूं। सबसे नंबर 2 गारंटी थी 5 लाख रोजगार पाएगा नौजवान, ये इनकी नंबर 2 गारंटी है। और एक इनकी नंबर 5 गारंटी और थी 680 करोड़ रुपए युवा स्टार्टअप फंड। इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों ही सरकारें, पहले भाजपा बेरोजगारी को दूर करने में विफल रही है, क्योंकि देखिए 2017 से लेकर 2022 तक 3% से लेकर 11.6% पहुंच गई थी, 13.9%। जब ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने तो 13.9% थी, और अभी के आंकड़े भी मेरे ख्याल से सामने नहीं आए हैं, तो शायद और दर बढ़ी है। तो दोनों ही सरकारें ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, पर ठोस ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे। इसीलिए तो जनता इनको बदल देती है 5 साल बाद, क्योंकि ये जो वादे करते हैं ये पूरे ही नहीं करते, यही वजह है। अच्छा, दूसरा, जो इन्हीं के एमएलए आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमएलए खुद दुखी हैं कि उनके एरिया से जो लोग हैं बेरोजगार हैं, उनको देखो एमएलए प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने एरिया का, तो लोग बोलते होंगे ना कि सर हमारा क्या हुआ, हमारी नौकरी का क्या हुआ, हमारे इन्होंने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर वाला वो इन्होंने बहाल नहीं किया अभी तक, किसी को इनको क्या एक शरीफ ईमानदार अफसर नहीं मिला अभी तक वहां पे। अच्छा, फिर और भी जितनी भी बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट से आप ये पूछिए कि इन्होंने इस दिशा में क्या कार्य किया। इनको अब सरकार को बने हम करीब 9 महीने हो चुके हैं, तो इस दिशा में क्या कार्य किया है, ये मेरा सवाल है मेन, कि एम्प्लॉयमेंट को दूर करने में इनका क्या ठोस कोई नीति ला रहे हैं, या कोई ठोस एक्शन ले रहे हैं, या फिर वही होने वाला है जो एक जैसे भाजपा ने किया वही कांग्रेस कर रही है, कि इसमें कोई वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। मुझे यही लग रहा है कि ऐसा ही अभी तक तो दिख रहा है ग्राउंड पे। जी चांदना जी, अभी विनोद जी ने बताया कि एक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा कि हमने हिमाचल प्रदेश में 30,000 लोगों को रोजगार दे दिया। आपको लगता है कि ये 30,000 रोजगार इन्होंने 8-9 माह के कार्यकाल में दे दिया है? कहीं आपको अनुभव हुआ इसका कुछ? नहीं सर, इसमें चर्चा छेड़ी कि हमें रोजगार मिल गया। जी सर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी ग्राउंड पे नहीं है। गवर्नमेंट ने जो इवन जो पॉलिसीज ऐसी ला रही है कि सब आउटसोर्सिंग वालों को भी बाहर निकाल दिया, अब तो यहाँ गवर्नमेंट नेगेटिव में जा रही है। मतलब रोजगार का जो हम जिस देखो उस पे आज हमारा मेन मुद्दा रोजगार ही है, तो रोजगार के मुद्दे पे गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र बैठे हैं तो उनसे ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी जो सोच रहा है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आम आदमी के दिमाग में यही चल रहा है कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं कितने लोगों को दिया, ये कोई सरासर मुझे तो झूठी लग रहा है। जी, तो दो विधायकों ने अभी विधानसभा सत्र आ रहा है एकदम से, ठीक है अमन जी, और उससे पहले ही पत्र वायरल करना पड़ा राजेंद्र राणा जी को। मुझे लगता है कि वो विधानसभा के अंदर इन बातों पे अपनी सरकार को तो घेर नहीं सकते। जाहिर है उन्होंने सत्र से पहले अपने दिल की जो बात थी वो सोशल मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश देश के आगे रख दी है। तो गारंटियों पे बात तो करनी पड़ेगी और विपक्ष भी करेगा, और विपक्ष आज भी भाजपा विधायक दल की मीटिंग है और जाहिर है वो इन्हीं मुद्दों पे सेशन में घेर सकता है जो आपदा के अलावा मुद्दे होंगे। तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी जो बताई जा रही है विनोद जी द्वारा कि संवाद की कमी है, इसलिए उनका दुख दर्द झलकना शुरू हो गया है, बड़े शुरू से ही हो गया था, ये अब बाहर आने लग पड़ा है। तो पार्टी इस पे क्या करेगी? जी अमन जी, विचार करेगी कि इन चीजों को प्रायोरिटी दी जाए? जी नहीं, प्रायोरिटी हर चीज को दी जा रही है सर। मैं आपके माध्यम से जो हमारे स्टूडियो में भाई बैठे हैं राजेश जी, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि जो नौकरियां नहीं दी गई हैं अभी तक, जो बड़े बड़े वादे किए हैं, तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप बेहतर यह है कि सरकार की जितनी कैबिनेट मीटिंग हुई है उसका पूरा एक डाटा इकट्ठा करें और उसमें देखें कि कितनी नौकरियां हमने दी हैं और कितनी नौकरियों के पिटारे हमने हर क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट में खोले हैं। चाहे वो हेल्थ ले लीजिए, आईपीएच ले लीजिए, आप चाहे बिजली बोर्ड ले लीजिए, चाहे पुलिस ले लीजिए, या आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, और आप हमारी हर कैबिनेट मीटिंग का
डाटा इकट्ठा कीजिए और उसमें कितनी नौकरियां हमने दी हैं वो आपको मालूम वहां से पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि रही बात 10 गारंटियों की, एक मिनट सर मेरे को बोलने दीजिए। देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप 2 मिनट रुके, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोल लेना। जी और रही बात 10 गारंटियों की, देखिए सर, रही बात गारंटियों की, गारंटियां कांग्रेस पार्टी अपनी चरणबद्ध है और पूरी कर रही है। जो पहली गारंटी थी हमारी कर्मचारी भाइयों से कि ओपीएस की बहाली, वो हमने कर दी है। और शायद अभी पिछले कुछ दिनों में पहले हमारे मंडी से एक भाई हैं, उनको तो केंद्र से पुरानी पेंशन भी मिल चुकी है और उन्होंने बहुत अपनी खुशी भी जाहिर करी, और हमारे कर्मचारी भाइयों ने बड़ी खुशी जाहिर करी कि उनको पुरानी पेंशन वहां पूरी मिल गई उनको। और रही बात हमारी बहन, हमारी माताएं, महिलाओं को 1500 रुपए देने की, जो मुख्यमंत्री जी ने हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर से जो शुरुआत करी महिलाओं को देने की, वो शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले इस कुछ समय में देखिए हर एक का एक रोड मैप है, एक डाटा है, वो सब कुछ है। धीरे धीरे चाहे वो 2 रुपए गोबर को लेकर हो, 10 रुपए लीटर दूध को लेकर हो, या हमारी बाकी जो और महिलाएं हैं प्रदेश की, उनको 1500 रुपए देने की बात हो, वो और बहुत जल्दी पूरी होंगी। अभी शायद 1-2 दिन में हमारी एक कैबिनेट मीटिंग और भी है और विधानसभा सत्र भी है, और मुख्यमंत्री जी अब पूरे हमारे एक्शन मोड में हैं। देखिए अभी आपदा हुई, निकले हैं, अब हम भगवान से हम भी यही दुआ करते हैं कि अब ये दौर मत दिखाएं, बारिश ना हो, ताकि, और हम ये नहीं कहते कि देखिए उन्होंने बोला कि कोरोना काल का आपदा आया था, सरकारों ने काम किया, तो इस आपदा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपदा राहत कोष में भी काम किया, और सरकार जो जनता से जुड़े, चाहे वो और भी बातें हैं जो सरकार चलाने का भी है, या हमारी आप डेवलपमेंट्स को भी लेके कह सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी पूरा फोकस और अपना पूरा काम किया। बात यही है कि हर चीज का एक समय लगता है, समय की है अभी, और इस शायद इस महीने या ये इस कैबिनेट में, इसमें जो और मुख्यमंत्री जी जो हमारी गारंटियों को लेकर है, चाहे किसी उसको जो हमने वादे किए हैं, या नौकरियों को लेकर, अभी और पिटारे खुलेंगे। अभी हर कैबिनेट में कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में जो नौकरियां निकल रही हैं और निकाल रहे हैं। और रही बात आउटसोर्सेज की, आउटसोर्सेज का तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि उनके लिए ठोस नीति लाएंगे, उनको एक ठोस नीति के तहत उनको हम पूरा उनके लिए सहयोग करेंगे, और पूरी ठोस नीति सरकार लेके आ रही है, और बहुत जल्द देखना आप ठोस नीति आएगी और हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए आएगी। और जो कोरोना काल में जिन्होंने हमारा साथ दिया है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए भी यह है कि किसी को नहीं निकाला जा रहा है, उनको सिर्फ एक एक्सटेंशन दी जा रही है। हम शुरू से ही पीछे भाजपा की सरकार में भी ये कहते आ रहे थे कि जो हमारी आउटसोर्सेज को लेकर है, हम उनके लिए ठोस नीति लानी है, और वो ठोस नीति बहुत जल्दी लेकर आएंगे उनके लिए। ऐसा है अमन जी, आपदा तो आ रही है, लेकिन बीच में राजनीतिक आपदा भी आई है। पहले राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, फिर कुलदीप सिंह राठौर, लगातार कहीं ना कहीं सरकार की खिलाफती होती है कि वो मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं यार अभी आपदा का दौर है, मैं अगस्त माह में तो नहीं कर पाऊंगा, मानसून सत्र आगे बुलाऊंगा। लेकिन वो मांग करते रहे अगस्त माह में होना चाहिए, ठीक है, और मांग को आगे भी बढ़ती रही। वहीं राजेंद्र राणा जी ने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लोग मुझसे भी मिलते हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मिलते हैं, क्योंकि इन चीजों पे हमने विपक्ष में रखते हुए बातें की है, उनके मुद्दे को आगे रखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है तभी उनकी बात, कहीं संवाद की कमी जो विनोद जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री जी से शायद संवाद की कमी चल रही थी, उनको ये पत्र लिख के वायरल करना पड़ा सोशल मीडिया पे। सवाल ये है, ये आगे भी इस तरह की स्थितियां चली तो ये कांग्रेस के लिए, सरकार के लिए बेहतर नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी बेहतर काम कर रहे हैं, आपदा में वो लगे हुए हैं दिन रात, लेकिन अगर इस तरह की राजनीतिक परेशानियां उनको घेर लेंगी तो कैसे काम कर पाएंगे? सवाल ये है अमन जी। देखिए राजनीतिक परेशानियां नहीं है, मैं कह तो रहा हूं, उन्होंने पत्र लिखा है, अब चाहे वो सोशल मीडिया पे वायरल किया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, संवाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लिखित उसमें अगर अपने बॉस को दिया है, तो मैं नहीं इसमें समझता हूँ कि इसमें कोई संवाद की कमी है, या आपने या सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा खोला या कुछ है। उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने अपनी बात कही है, तो इसमें कोई उसका विषय नहीं है कि आप क्योंकि भाजपा को हमेशा यही लगता है कि ये वो कहीं ना कहीं मुद्दा ढूंढती है कुछ ना कुछ की उस पे। भाजपा ने तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, नेता प्रतिपक्ष नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। देखिए जयराम ठाकुर जी 2 दिन से इसी मुद्दे पे लगातार मीडिया के अंदर बयान दे रहे हैं। राजेंद्र राणा जी का जो पत्र वायरल हुआ है,
अब जयराम जी ठाकुर जी अब 9 महीने से बगैर सरकार के बैठे हैं, जनता ने उनको उतार दिया है। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, इतने बड़े बड़े वादे करते थे। प्रधानमंत्री जी ऊना में आके बोल के गए कि मैं प्रदेश का बेटा हूँ, आप इसको, मैं, आप मेरी माताएं हैं, तब भी जनता ने उनको घर बैठा दिया, बिल्कुल भाजपा की सरकार को घर बैठा दिया। बात वो नहीं है, बात ये है कि देखिए, अगर उन्होंने अपनी बात कही है तो अपने, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने अपने मुखिया से कही है। अब चाहे वो पत्र लिख के कही है या उस पे कही है, तो वो उन्होंने अपने मुखिया से कही है। अब वो जयराम जी, तो वो बात वही हुई ना, उन्होंने अपनी सरकार में तो कुछ किया नहीं, अपनी सरकार में तो हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। अपना डबल इंजन की सरकार थी, जमीन पर देखा नहीं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या है। आज नेशनल हाईवे देखो, आपने इतने बड़े बड़े ठेके दिए, टेंडर दिए, नेशनल हाईवे आज हमारे, किसका पैसा बर्बाद हुआ? जनता का पैसा। सरकार, आपने इतने बड़े बड़े ठेके दिए, आज हमारे सोलन का चक्की मोड़, आप पूरा नेशनल हाईवे देखो, कुल्लू मनाली देखो, कितना कितना किलोमीटर सड़कें बह गई। ठीक है, आप और आज आप कहीं ना कहीं हमारी पुरानी, आप पुरानी अगर आप सड़कें देखें हमारे हिमाचल की, तो पुरानी सड़कें आज कहाँ वो मजबूत हैं, कहाँ पुरानी सड़कें खड़ी हैं। आप उन लोगों को, आपने ऐसे लोगों को ठेके दे दिए, इतने बड़े बड़े करोड़ों के, अरबों रुपए के ठेके दिए, जिनका कोई इससे कोई लेना देना नहीं। हाईवे से 90-90 डिग्री पर हमारे पहाड़ काट दिए, हमारे पेड़ छल्ली कर दिए। तो यार कहीं ना कहीं देखिए, आप खुद तो आपने कुछ किया नहीं, अब आप 9 महीने से अब ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं कमियां निकाली जाए, वो इनको मिल नहीं रही है। शांता कुमार जी इनके तारीफ करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड बैंक तारीफ करता है, राज्यपाल जी माननीय हमारे इनकी तारीफ करते हैं। ठीक है, आप अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब कहीं ना कहीं अब कैसे हम जनता से जुड़े एक आम आदमी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता से जुड़े वो कार्य कर रहे हैं, रात दिन वो अपने कार्य में लगे, ताकि जनता उनकी जो प्रदेश की जनता से उन्होंने वादे किए हैं वो उनको पूरा कर सके। युवाओं के लिए आज भी, कल भी उन्होंने आज युवाओं के लिए एक बैठक करी अपने अधिकारियों के साथ, जो चार्जिंग पॉइंट है या चाहे उस पर 50% सब्सिडी देने की बात है, ताकि हमारे युवा एक रोजगार खोल सके, चार्जिंग पॉइंट्स लगा सके, उस पर 50% की सब्सिडी दी जा सके, ताकि हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड हमारा युवा बने। हमारे युवाओं को चार्जेबल बसेस डालने के पूरे वो उसके वो दिए गए हैं, टैक्सियां डालें, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने हमारा प्रदेश। लेकिन सही बात है अमन जी आपकी, बजट में जो चीजें हैं वो तो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, चार्जिंग की करनी पड़ेगी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग की जो बात विनोद जी कर रहे हैं उसको इतने लंबे समय तक भंग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कैबिनेट में जितनी भी पोस्टें क्रिएट हो रही हैं उनको भरना किसने है? कर्मचारी चयन आयोग ने या पब्लिक सर्विस कमीशन ने? पब्लिक सर्विस कमीशन तो आपको पता क्लास 1 क्लास 2 गस्टेड पोस्टें भरता है, क्लास 3 पोस्टें होती है मैक्सिमम, उसका कर्मचारी चयन आयोग का, लेकिन लंबा समय हो रहा है। चांदना जी आप बोलना चाह रहे थे? चांदना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं अमन सेठी जी, ये अभी हम बात कर रहे हैं रोजगार की। अब ये रोजगार से निकल गए आपदा प्रबंधन में, सड़कों में निकल गए। देखो ये चीजें ठीक है, आपदा आई है पूरे प्रदेश में आई है, और सीधा बीजेपी पे ये आरोप लगाना भी गलत होगा कि सड़कें उन्होंने गलत बनाई, क्योंकि देखो आपदा इतनी भयंकर थी कि कोई भी सॉलिड से सॉलिड सड़क भी जा सकती। तो इस चीज में हमें ना पड़ते हुए हम जो बात करने निकले हैं रोजगार की बात करें। अब मैं उसकी ही बात पे आता हूँ वापस कि राणा जी का पत्र रोजगार पे केंद्रित है। हाँ, तो पूर्व की भाजपा सरकार ने एम्प्लॉयमेंट दर 2017 से 22 तक 3 से 14% तक पहुंचा दी, और मुख्यमंत्री सीएम साहब हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी रोजगार में ठोस नीति अभी तक नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? आप देखिए, चयन आयोग हमीरपुर अभी तक नहीं खुला, अभी तक जहां पे क्लास 3 की, अच्छा पुलिस भर्ती, देखो ये तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि पिटारे खोले हैं, अभी तो हमें कहीं पिटारा नजर नहीं आ रहा। तो सेठ ये ठीक है कि आपदा में गवर्नमेंट बिजी है, बट गवर्नमेंट को ये चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना, कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो पुलिस भर्ती है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अच्छा पब्लिक सर्विस कमीशन में आप ये बताइए कि 9 महीने में कितनी पोस्टें निकली हैं, पिछले 9 महीने में कितनी पोस्टें निकली हैं। और मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा दीमक है जो हमारे समाज को खोखला कर देगा। तो इसके लिए कांग्रेस से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो जनता के शुभ चिंतक हैं तो इसके लिए कोई ठोस नीति लाएं, और बेरोजगारी की समस्या की तरफ हमें सबको मिलकर कदम बढ़ाना होगा। ये तो ये बढ़ती जाएगी और हमारा समाज जो
जो किसान सुसाइड कर रहे हैं तो यहाँ यूथ सुसाइड करेगा। अमन जी ने कहा कि हमने बहुत सारी नौकरियां दे दी और इनका पोस्टर एक बहुत वायरल हो रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मैंने पहले भी कहा कि झूठ की गारंटियों पे सरकार बनी और अभी भी झूठ परोसा जा रहा है। आप मुझे बताइए कि कोई ना कोई एजेंसी तो होगी जिसके माध्यम से नौकरियां दी जा रही होंगी। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो कमीशन है उसको आपने बंद कर रखा है, तो क्या चोर दरवाजे से नौकरियां दी जा रही हैं? इसका जवाब जरूरी है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी सरकार में, हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। साहब आपके लिए 4 NHAI के 4 लेन प्रोजेक्ट दे दिए। आप चंडीगढ़ से शिमला, मटौर से शिमला, पठानकोट से मंडी, इसके बाद कीरतपुर से मनाली, आज 5 घंटे में आप तक इसमें हुआ होगा। कुछ नुकसान सब जगह हुआ है, परंतु आप क्या कहते हैं कि ये 4 लेन नहीं बनने चाहिए? क्या ये हिमाचल के हक में नहीं है? इतने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आज हिमाचल को दिए गए हैं, वो केंद्रीय मंत्री जो डबल इंजन की बात आप कर रहे हो ना, वो उसके कारण से मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको याद कराना चाहता हूँ भाई साहब कि आप जो झूठ की गारंटियों की बात करते हो, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में लोगों ने पशु पाल रखे हैं। जैसे आपने गारंटियां दी, 2 भैंसें उन्होंने और रख ली और अब गोबर का ढेर लगा हुआ है और जो 10 लीटर दूध आपने खरीदना था वो आज तक खरीदा नहीं जा रहा है। जो अनरेस्ट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हमारी तरफ से राजेंद्र राणा जी कहाँ से गए, कैसे इस पार्टी से ये चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, हमारा कोई इसमें नहीं है। इनके एमएलए के बीच जो अनरेस्ट है, मैंने कहा था वो 9 महीने पहले ही शुरू हो गया था और उसकी जो डिलीवरी है वो अब हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि जब लोग उनसे पूछ रहे होंगे, जब हम पूछ रहे हैं कि आपकी गारंटियों का क्या हुआ भाई साहब, आज महिलाएं सब जगह मांग रही हैं कि हमें 1500 रुपए की, जो आपने उस वक्त आपने ये कहा था कई महिलाओं के खातों में 700, 800, 1500 रुपए चला भी गया और उन्होंने कहा कि जैसे सरकार बनेगी पहली ही मीटिंग में 1500 रुपए आपके पहले ही दिसंबर महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया। ये सब झूठ की गारंटियां, जिसके कारण से आज इनके एमएलए जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। जनता जगह जगह पूछ रही है कि भाई साहब आपने ये भी कहा, बिल्कुल 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वायदा आपने किया था, 300 यूनिट बिजली आज तक फ्री नहीं हुई है। बिल्कुल ये चीजें अभी चांदना ने जी भी कहा कि 680 करोड़ का जो प्रावधान करना था वो कहाँ है, वो पैसा उनको मिल क्यों नहीं रहा है। अगर कहीं से स्कीम, अगर GMDIC अगर स्कीम अप्रूव कर भी दे रहे हैं तो बच्चों को वहां पे स्वावलंबन शुरू करने के लिए वो बजट प्रावधान नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत चल रहे हैं विनोद जी, चल रहे हैं वो, बिल्कुल उस कारण कई योजनाएं लड़खड़ा गई हैं। चलिए समय बहुत हो गया है, क्योंकि चर्चा का समय एक निर्धारित है, हम थोड़ा सा उसको आगे चलेंगे। राजेंद्र राणा जी का दुख इसलिए छलका क्योंकि कुछ मुद्दों पे बतौर विपक्ष में रहते हुए घेरते आए और बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे मुख्य थे और कहीं ना कहीं उन्होंने बाकी लोगों की, पूरी कांग्रेस की व्यथा को लेके ही एक मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिख दिया है और विधानसभा सत्र से ठीक पहले वो पत्र लिख दिया है। विपक्ष ने बवाल मचा दिया है उसके ऊपर और विपक्ष जाहिर है कि इन सब मुद्दों पे मानसून सत्र में, जो कि इस बार देरी से हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, उसमें कांग्रेस सरकार पे, सुक्खू सरकार पे हमले बोलेगा और वहीं कहीं ना कहीं अपने ही विधायक मजा भी ले सकते हैं इस चीज का। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद कर रहा हूं।